दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपने चहेते न्यूज चैनल जालोर टाइम्स को। नई सरकार का गठन हो चुका है और सरकार के गठन के साथ ही अभी उन पर विपक्षी दल कोई करारा प्रहार कर पाते। हालांकि रस्मी तौर पर विपक्षी दल को सरकार के हर कदम का विरोध करना है, तो सरकार के गठन में जो कुछ हुआ है, गठन की पूरी कार्रवाई में जहां जहां थोड़ी विसंगतियां नजर आई, विपक्ष ने उन पर हमले जरूर किए, लेकिन बहुत ही रस्मी तौर पर हमले रहे। कोई बड़ा हमला नहीं हुआ। सहयोगी दलों की ओर से भी बड़ी कोई आपत्ति सामने नहीं आई, जबकि किसी सहयोगी दल को उन्होंने कोई महत्वपूर्ण विभाग नहीं दिया। पूरा अभी उन्होंने ये मोदी जी ने ये दिखाने की कोशिश की है कि विपक्ष जिस बात को, या उनके आलोचक जो इस बात को लेके इतरा रहे, इस बात को लेके संतोष का अनुभव कर रहे हैं कि अब अकेले दम पर पूर्ण बहुमत न आने से मोदी जी की नाक में नकेल पड़ गई है और वो जिस निरंतर उनके जो निरंकुश तौर तरीके रहे, उन तौर तरीकों में बदलाव के लिए वो मजबूर हो गए। तो ये इस बात को वो झुठला देना चाहते मोदी जी, और उन्होंने जो है जिस ढंग से मंत्रिमंडल का गठन किया है उसमें ये जाहिर करने की कोशिश की है कि अभी भी वो वैसे ही मनमाने फैसले लेंगे जैसे पहले लेते रहे। उसमें कोई राहत देने वाले नहीं है विपक्ष को। तो ये एक मंत्रिमंडल के गठन में जो उन्होंने महत्वपूर्ण विभाग नहीं दिए किसी सहयोगी दल को, जबकि जदयू और उनकी जो है अहमियत बहुत ज्यादा थी, टीडीएस की, वो जो तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी की, उसकी अहमियत बहुत ज्यादा थी और लगता था कि इनको काफी अदब उनको करना पड़ेगा, इनका मन रखने के लिए मोदी जी को अपना मन कई जगह मारना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कोई मन नहीं माना। जो कैबिनेट की जो सुरक्षा संबंधी समिति होती, उसमें जो 4 बड़े विभाग रहते, वो चारों बड़े विभाग उन्होंने अपने ही जो पूर्ववत रखे, यानी अपनी पार्टी के दिग्गजों के पास रखे। और इसके अलावा कृषि जो नए उन्होंने लिए, वो चाहे वो कृषि विभाग हो या अन्य दूसरे जो महत्वपूर्ण विभाग आते, वो भी अपनी पार्टी, वो भी उनकी पार्टी के हिस्से में आई है। वो भी उन्होंने उसको भी देना स्वीकार नहीं किया सहयोगी पार्टियों को। इसके बाद जो विभाग बचे, जिनकी राजनीतिक तौर पे जिनका कोई बहुत वजन नहीं माना जाता है, उनको देके उन्होंने अपना कर लिया और वो गठन की कार्रवाई पूरी कर ली मंत्रिमंडल की, और उसको लेके कोई राहत की बात नहीं आई है। बाकी जो एकनाथ शिंदे गुट है वहां शिवसेना का, महाराष्ट्र का, उसने कहा कि मेरे साथ सांसद होते हुए भी एक तरफ तो जीतन राम मांझी अपनी पार्टी में अकेले सांसद है, उन्हें कैबिनेट में जगह मिली, जबकि हमारा केवल एक सदस्य लिया गया है मंत्रिमंडल में और वो भी कैबिनेट में नहीं है, राज्य मंत्री की बतौर शामिल किया। उधर जो अजीत पवार का गुट है, वो अजीत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वाला जो समर्थन दे रहा सरकार को, उसकी भी आपत्ति है कि हमको ऑफर किया गया था राज्य मंत्री का पद प्रफुल्ल पटेल ने कहा, जबकि हम तो पहले भी कैबिनेट मंत्री रह चुके, तो इसलिए हमने उसको स्वीकार नहीं किया। तो इनकी थोड़ी सी हल्का सा एक आपत्तियां सामने आई हैं, लेकिन वो भी कोई विस्फोटक स्थिति बन रही हो ये नजर नहीं आया। तो कुल मिला के सरकार अभी तो बहुत निश्चिंत है और मोदी जी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष कोई सुकून अनुभव न करे, उस पर जो दमनात्मक तरीकों से वो जो है अपना मजबूत, अपनी सत्ता की मजबूती साबित करते रहे, अपनी सत्ता की मजबूती का वो डालते रहे हैं, प्रभाव छोड़ते रहे लोगों पे भी और विपक्षी पार्टियों पे, तो वो उनका काम जारी रहेगा। वो दमनात्मक तरीके उनके जारी रहेंगे, जिससे छटपटाता रहे विपक्ष और जनता भी जनता का भी स्वभाव है, लंबे समय तक ये देश दासता का शिकार रहा है, तो यहाँ की जनता का भी शिकार है कि उसका वो एक कुछ नंबर इस बात के लिए भी देती, कुछ क्या बहुत ज्यादा नंबर इस बात के लिए भी देती है कि कोई कितना जो उसका जो राज्य करने वाला है देश पे, वो कितना
स्वेच्छाचारी है, तो स्वेच्छाचारी की यहाँ आलोचना, जैसे अन्य विकसित लोकतंत्रों में स्वेच्छाचारी स्वभाव अगर किसी नेता का होता तो उसकी माइनस मार्किंग शुरू हो जाती, या माइनस मार्किंग शुरू नहीं होती, या बोनस मार्किंग शुरू होती है। यहाँ तो बोनस में अंक मिलने लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो मेरा ये स्टाइल मोदी जी ने बता दिया कि जायज है। अब खैर ये इस पे मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, तो ये तो हो गया। इस विषय में हम लोग अलग चर्चा करें। हम एक चर्चा करना चाहते थे कि मोदी जी ने क्या है कि सिगुफेबाजी को एक जो है अपना एक साधन बना क्या रखा, एक हथियार बना रखा है अपनी राजनीतिक बढ़त के लिए। राजनीति में उन्होंने माइलेज लेने के लिए सिगुफेबाजी को, और उसमें बड़े वो कामयाब भी है। सिगुफेबाजी माने जिसका कोई जो बहुत बड़ा मुद्दा भी नहीं है, एक तरह से है कि उसको भी एक मुद्दा माना जा सकता है, या वो अनिवार्य बुराई की तरह समाज में प्रचलित है। जैसे मान लीजिए राजशाही है, ब्रिटेन में राजशाही भी बहुत खर्च होता है। अब राजशाही की उपयोगिता क्या है, क्या औचित है, लेकिन वो एक परंपरा के रूप में एक उसको अपनाई हुए और उन्हें अपनी उस परंपरा से लगाव है। तो वो लोकतंत्र के इतने वर्षों का वहां का लोकतंत्र हो गया, फिर भी वहां आपत्ति नहीं की जाती। वहां राजा के को राजा, या अभी राजा जब जॉर्ज पंचम का देहावसान हो गया था, उसके बाद रानी विक्टोरिया के नाम पे वहां शासन चलता रहा, और रानी विक्टोरिया और उनके वंशजों को एक अच्छी खासी पेंशन, जमीन और उनका जो बहुत ही खर्चा है, उनकी जो भव्य जीवन शैली है, उसका पूरा खर्चा जो है, जो सरकारी बजट है उससे बहन होता रहा। और अब महारानी विक्टोरिया भी नहीं रही है, तो जो प्रिंस चार्ल्स थे, अब वो जो है वो बन गए वहां के किंग, और अब उनके ऊपर भी उतना खर्चा किया जा रहा। तो कोई इसको लिए कि अभी कोई राजनीतिक पार्टी वहां मुद्दा बना रही हो। उन्होंने कहा कि नहीं, ये भी हमारी लोकतंत्र की एक विशेषता के रूप में इसकी गणना हुई। जो हम राजशाही को दूसरे लोगों को दिख रहा, राजशाही को ढो रहे हैं, वो दुनिया वो जो हमारे लिए हमारी विशेषता का कारण बन गया, तो हम उस विशेषता को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चल रहा सब कुछ, उसमें कोई लोकतंत्र में कोई गड़बड़ी महसूस नहीं की जा रही, न कोई सत्ता पक्ष महसूस कर रहा है, न वहां का विपक्ष महसूस कर रहा है। कोई राजनीतिक पार्टी नहीं कर रही, कोई भी वहां पे कोई पार्टी सत्ता में आई, कोई इसको मुद्दा नहीं बना। जापान में भी यही हालत, जापान में भी जो है राजशाही का अस्तित्व बरकरार है, और उस पर काफी जो लोगों के बजट का, जो लोगों की कर से जो सरकारी बजट बनता है, उसका बड़ा हिस्सा खर्च होता है। लेकिन वहाँ ये नहीं कि लोकतंत्र आ गया तो अब वो उस राजशाही को मिटा देने की वहां पे कोई तड़प देखी जा रही, कोई तड़प नहीं देखी जा रही। वहां पे भी एक तरह से उसके लिए स्वीकृति का भाव है और उसके लिए मंजूरी, और वहां पे भी लोग उसकी अपने लोकतंत्र की, अपनी व्यवस्था की एक गर्व योग्य विशेषता मानते हैं। वो अपना ये मानते हैं कि इसकी वजह से हमारी व्यवस्था की एक अलग ही, हमारी व्यवस्था में एक अलग चमक पैदा हो रही राजशाही को अपनाए हुए। तो ये हर समाज का अपना एक विशेषता रहता है, जब तक कि उसके इसी तरीके से यहाँ पर भी है कि यहाँ पर जो वंश के आधार पे लोग, उन्होंने कहा कि खानदान के आधार पे लोग, तो उसका परिवार का अगर राज सत्ता से लंबे समय से जुड़ा हो रहा है, तो उसको यहाँ पे चुनाव में उसको मतदाताओं के बीच में वरीयता मिल जाती है। और लेकिन चूंकि कांग्रेस जो कि जो मुख्य प्रतिद्वंदी दल है, और कांग्रेस में जो सर्वोच्च नेतृत्व, वहां उस पार्टी के लोगों ने वो मतलब ये मान रखा था, वो ये मतलब ये उसको वंशानुगत वहां व्यवस्था को उन्होंने अपना रखा है। और वंशानुगत व्यवस्था से जब भी परे जाने की पार्टी ने कोशिश की है, जैसे नरसिंह राव प्रधानमंत्री बन गए थे, तो अगला चुनाव वो अपनी दम पे जिता नहीं पाए पार्टी की। तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में बहुत बुरी हालत हुई थी। अध्यक्ष भी जब पता चला कि सोनिया गांधी राजनीति में नहीं आई, तो नरसिंह राव के बाद में फिर सीताराम केसरी अध्यक्ष बने, तो पार्टी की नैया और डूब गई थी। तो कांग्रेस है कि कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के अस्तित्व से नेहरू गांधी परिवार का नाम वो आगे कांग्रेस के अस्तित्व के रूप में जुड़ा हुआ है, तो वो नहीं छोड़ रहे। तो इससे कोई
लोकतंत्र में कोई विपत्ति तो आ नहीं रही। लोकतंत्र का ये एक बड़ी आदर्श व्यवस्था होगी, बहुत अच्छा होगा अगर जो है राजनीति से परिवारशाही खत्म हो जाए। लेकिन अगर परिवारशाही चल भी रही तो ये कोई मुद्दा नहीं है लोग कि इससे कोई लोकतंत्र की जो गुणवत्ता पे कोई असर पड़ रहा हो, ऐसा तो कोई मुद्दा है नहीं। लेकिन केवल इस नाते तो राहुल गांधी ने एक बार विदेश में गए थे, जब इस पे बहुत चीख पुकार मचानी शुरू की। बाकी जन कल्याण की असल मुद्दे के वास्तविक मुद्दा क्या है जो जिनकी वजह से देश अपेक्षित गति से देश तरक्की नहीं कर पा रहा है, या देश के सामने जिन कारकों की वजह से समस्याएं उपस्थित होती रहती, चुनौतियां उपस्थित होती रहती, उनके बारे में कोई जो है कोई उनके बारे में कोई एक समाधान लेके और उसे मुद्दा बना के मोदी जी बहुत काम करते हो, इसमें उनकी रुचि नहीं। इसमें बहुत कम कि कैसे जो आर्थिक विषमता उनके कार्यकाल में बढ़ी है, क्यों बढ़ी, इसको लेकर भी कभी उनके मन में चिंता नहीं होती, क्योंकि ये तो उनके जो वैचारिक दायरा है उससे बाहर की जरूरत है। वो तो मान के बैठे सामाजिक अन्याय अभी भी क्यों खत्म नहीं हो रहा, ये भी नहीं है। सामाजिक अन्याय खत्म करने की बजाय वो सामाजिक यथास्थितिवाद को और उसका जो है और पुनरुत्थान करने के लिए सामाजिक यथास्थिति का वो संविधान में जो संशोधन का मुद्दा बना था वो इसी कारण से बना था। आज वो उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला, वो नहीं कर पा रहे, तो उनकी पार्टी और उनके जो समर्थक मीडिया के लोग हैं जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, वो भी पता चला कि एक शरारत पूर्व एक धूर्तता की बात कर रहे कि ऐसा कभी इरादा था ही नहीं। अरे अगर ऐसा कभी इरादा नहीं होता तो चुनाव तभी हुए, चुनाव के बहुत पहले शुरू से ही भूमिका इसके लिए बना रहे थे। जो किरण रिजिजू के स्टेटमेंट थे जो विधि मंत्री की हैसियत से वो दे रहे थे कि कुछ भी संविधान में बदला जा सकता है, तो कुछ भी जब बदला जा सकता है, साधारण जो संशोधन होते वो तो संविधान संशोधन कहलाते, तो कांग्रेस ने भी बहुत कर लिए, तो कहाँ लोगों ने आपत्ति की। लेकिन अब की बार क्यों बिदक गए जब आपने कहा कुछ भी बदला जा सकता है, जब आप भूमिका बना रहे थे। और फिर जगदीप धनखड़ भी भूमिका, जब उपराष्ट्रपति बन गए, वो भी इसी भूमिका को मजबूती देने के लिए वो भी इस बात को दोहरा रहे। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह रखा कि आप फंडामेंटल जो संविधान का है, संविधान की में जो मौलिक बातें उनमें संशोधन नहीं हो सकता, बाकी आप कुछ भी संशोधन कर सकते हैं, तो जब आप उन मौलिक बातों में भी संशोधन करना चाहते थे तो उसको संविधान को बदलना नहीं कहा जाएगा और क्या कहा जाएगा। और बुद्धिजीवियों को भी ये स्मरण होगा अच्छी तरीके से जगदीप धनखड़ के बयान, और वो कोई चुनावी मौके पर थोड़ी दिए गए थे, वो तो जब सरकार चल रही थी तभी दिए गए थे। और किरण रिजिजू का और उनके इतना भी वो ना समझ नहीं, इतने नादान नहीं बुद्धिजीवी के इसको ना समझते हो। लेकिन धूर्तता है, आपने सुपारी ले रखी सरकार की पैरवी करने की, तो आप सच्चाई पे पूरी तरह से लिपापोती करना चाहते हैं, इसीलिए आज आपकी प्रमाणिकता समाप्त हो रही। तो हम फिर कह रहे हैं कि जब ये मुद्दा उठा और इस मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की, तो जब राहुल गांधी विदेश की धरती पे थे तब उनसे ये सवाल पूछा गया कि वहां पे ये मुद्दा वंशानुगत शासन का, तो राहुल गांधी ने एक ईमानदारी की बात कही थी, अपने बचाव उनके जो ढंग से उन्होंने बात कही थी वो उसको समझा जा सकता है। जिन लोगों ने उसको सुना है, वो पढ़ा है जो उन्होंने कहा था, तो उसका आशय यह निकलता था कि ये कोई हम थोपने का काम कांग्रेस का नहीं हो रहा, यहाँ पर एक सहज जो है प्रवृत्ति है जनता की समाज की एक सहज प्रवृत्ति है कि लोग अगर कोई जो है एक किसी स्थापित परिवार से अगर आया हुआ है तो लोग उसको जो है और अगर उसमें कुछ अच्छाइयां हैं तो लोग अन्य की तुलना में उसको ज्यादा उससे चुनना ज्यादा पसंद करते हैं। ये एक सहज प्रकृति है भारतीय मानस की। अरे उन्होंने इसको लेके बहुत राग अलापा, और उनके साथ में वो धूर्त बुद्धिजीवियों की टीम भी लगी भारतीय जनता पार्टी के साथ में। लेकिन आज क्या है, आज हम जो मोदी जी की मंत्रिमंडल में दिखाया, अगर ये राहुल गांधी की अगर बात सही ना होती और अगर वंशवाद ही सब कुछ बुराई थी लोकतंत्र की, वंशवाद समाप्त होने से तो लोकतंत्र में तो आप ये दिखा रहे थे, आप ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि एक आपका प्रतिद्वंदी खत्म हो जाएगा। आप एक निर्द्वंद शासन चाहते हैं, आप जो है ये जो
होता है लोकतंत्र में कि पक्ष विपक्ष दोनों रहते हैं, और विपक्ष को ये माना जाता है कि विपक्ष को मजबूत किया जाए। और जो आज की भारतीय जनता पार्टी, मतलब मोदी जी के जो राजनीतिक पूर्वज है, उन्होंने भी जब 77 में जब वो सरकार जो बनी थी, पहली बार जब केंद्र से विस्थापन हुआ था कांग्रेस की सरकार का, और जो सरकार बनी थी उस सरकार में तो बनाने में उनके जिन राजनीतिक पूर्वजों का बहुत बड़ा योगदान था, उन्होंने भी हस्तक्षेप इस बात के लिए कहा था कि विपक्ष को भी सम्मान दिखाई दे, विपक्ष ये दिखाई दे कि नहीं विपक्ष के अस्तित्व को हिंदुस्तान में मजबूर किया जा रहा है। इंदिरा गांधी ने जो गलती की कि विपक्षी नेताओं को जेल में डाल के, और ये तय किया कि नहीं व्यवस्था सुचारू रूप से तब चलेगी जब विपक्ष विहीन स्थिति, विपक्ष विहीन मौका सरकार को मिले। ये एक गलती थी। सरकार को लोकतंत्र तभी गुणवत्तापूर्ण होगा, लोकतंत्र तभी बेहतर कहा जाएगा जब विपक्ष का भी सम्मान हो, विपक्ष में भी मजबूती हो, और विपक्ष जो है सत्ता पक्ष अगर कहीं त्रुटि करने जा रहा तो उसको जो है उसको रोकने की कुव्वत रखता हो। तो इसी को रूपायित करने के लिए, इसी को साकार करने के निमित्त तो ये किया गया था कि उस समय पहली बार कि जो विपक्ष का नेता होगा उसको भी कैबिनेट का मंत्री का दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि ये विपक्ष को सम्मान देने का, विपक्ष को इग्नोर नहीं करने का, विपक्ष जो एक दूसरे पहलू की ओर ध्यान आकर्षित कराता है। सत्ता पक्ष एक पहलू, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। यही बात तो आज संघ प्रमुख ने इसी बात का तो आज एहसास कराने की कोशिश की है कि विपक्ष नहीं कहना चाहिए, इसको प्रतिपक्ष कहना चाहिए। हर चीज के दो पहलू होते हैं, तो एक दूसरा पहलू है, तो उनको भी आके कि वो दूसरे पहलू की चर्चा करे। तो आपके राजनीतिक पूर्वजों ने ये काम किया, तो इसलिए आपको भी चीजें आज की तारीख में मान्य होना चाहिए कि नहीं, विपक्ष जो है कि आप उस परंपरा को आगे बढ़ाएं और उस परंपरा को और ज्यादा मजबूत करें, विपक्ष को सम्मान देने की परंपरा। पर आप तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे, जिसका मतलब था विपक्ष मुक्त सरकार हम बनाने के लिए जा रहे, और उसी के लिए आपको दिखाई दे रहा था कि वंशवाद जो है वो एक मतलब सबसे बड़ी बुराई है। और वो आपको ये नहीं दिखाई दे रहा था कि आपकी हस्ती नहीं है इतनी बड़ी कि आप मतलब आप एक व्यक्ति एक थोड़े दौर के लिए आता है। व्यक्ति को ये थोड़ी कि वो पता चला शाश्वत तो और अविनाशी हो व्यक्ति कितना भी बड़ा महान क्यों ना हो, कितना भी सक्षम क्यों ना हो, लेकिन व्यक्ति है तो नश्वर। उसकी तो पूरे ये जो क्रम चल रहा है सृष्टि का, इस क्रम में उसकी तो भूमिका उसका तो दौर एक बहुत सीमित दौर है, उसमें एक चला जाएगा वो तो इसलिए वो सब कुछ एकदम उलट पुलट देगा, सब कुछ उसकी मन मुताबिक हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। तो ये उन्होंने बात नहीं की और इस बात पे विचार नहीं किया कि इस बात के लिए कि अगर लोगों की यही सहज प्रकृति है, अगर यहाँ के समाज की विशेषता है, तो आप भी उसके लिए बाध्य हैं। अगर आप समूचे वंशवाद के विरोध है तो आप करके आप ये साहस दिखाइए कि आप जो है अपनी पार्टी में पालन नहीं होने देंगे। आप जो सरकार बनाई उस सरकार में बहुत सारे नाम तो छूट गए होंगे, लेकिन हम गिनाते कैबिनेट में ले लीजिए तो कैबिनेट में एस.डी. कुमारस्वामी वो नेता कैसे क्यों बने, वंश परंपरा के आधार पे। पीयूष गोयल उनके पिता भी एक बड़े नेता थे, इसलिए कैबिनेट में इसलिए आज वो इतने आगे बढ़ सके हैं राजनीति में कि आज उनको भी आपको कैबिनेट में शामिल करना पड़ा। राम मोहन राय भी अपने पिता के नाते राजनीति में इतने आगे बढ़ के आए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी, अब वो तो उनकी तो दादी भी, उनके दादा भी मध्य प्रदेश के कांग्रेस के जमाने में राज प्रमुख हुआ करते थे। उनकी दादी राजमाता विजया राजे सिंधिया, उन्होंने तो उनके तो रहमो करम पे, मतलब ये तो उसकी अन्नदाता हैं भारतीय जनता पार्टी की। उन्हीं की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी के जमाने में वही सबसे बड़ी फाइनेंसर थी, वही सबसे ज्यादा खर्चा उठाती थी। चिराग पासवान, उनके पिता रामविलास जी पासवान इतने बड़े नेता थे कि बीपी सिंह चाहते थे कि सामाजिक न्याय का चक्र पूर्ण करने के लिए अब पर्याप्त संख्या में
पिछले वर्ग के लोग मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन एक प्रधानमंत्री एक शेड्यूल कास्ट का बनना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर लोहिया कहते थे कि जिसको समाज व्यवस्था में कुरीतिपूर्ण समाज व्यवस्था में जिसको सबसे पीछे किया गया है, उसको सबसे पहले सबसे आगे मौका दीजिए, उसके बाद में जो कम पीछे रहे उन्हें, और सवर्ण जो सदियों तक आगे रहे वो कुछ वर्षों तक, कुछ दशकों तक अब बिना किसी पद के, बिना के उसके अपने सेवा का काम करिए। डॉक्टर लोहिया कहते थे। तो डॉक्टर लोहिया का सपना तभी साकार हो सकता था कि जब रामविलास पासवान जी प्रधानमंत्री बन जाते, तो ये उनकी बात में बल था, इसका एक सैद्धांतिक औचित्य था जो बीपी सिंह ने कहा था। लेकिन अब ये बात दूसरी है कि समाजवादी जो सोशलिस्ट थे उनमें कई लोगों को मतलब सिद्धांतों से ज्यादा ये था कि उनकी गिरोहबंदी मानसिकता के तहत काम करते थे, जिनमें ये इनको जैसे मधु लिमाय का उदाहरण दिया जाता है कि बात सही कि उन्होंने राजनीति में बहुत त्यागपूर्ण व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने बड़ा त्याग का, बहुत सादगी का परिचय दिया। मंत्री पद उन्हें ऑफर किया गया था जनता पार्टी का, लेकिन उन्होंने लेना गवारा नहीं किया। उनकी पत्नी चंपा लिमाय भी राजनीति में बड़ी शख्सियत रही, सब कुछ होते हुए भी, लेकिन वो जो है उन्हें डॉक्टर लोहिया के विचारों पे चलने की बात भी वो करते थे। लेकिन जब बीपी सिंह का और मुलायम सिंह का झगड़ा हुआ तो ये देख रहे थे कि मुलायम सिंह पूरे अपने खानदान को, परिवारवाद को इतना बढ़ावा दे रहे हैं और डॉक्टर लोहिया इसके इतने विरोधी, फिर भी वो केवल इसलिए कि उन्हें लग रहा था कि ये तो कांग्रेस की पृष्ठभूमि से आई है, तो ये हमारे गिरोह के नहीं, गिरोह ज्यादा महत्वपूर्ण। डॉक्टर लोहिया के सिद्धांत की हत्या होती हो तो होती हो, मुलायम सिंह परिवारवाद बढ़ाते हो तो बढ़ाते हो। मुलायम सिंह ने डाला सीमेंट फैक्ट्री पहली बार मुख्यमंत्री बनते ही बेच डाली हो तो बेच डाली हो, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की, अगर आप समाजवादी थे तो सार्वजनिक क्षेत्र की फायदे में चलती हुई आपको फैक्ट्री नहीं बेचनी चाहिए थी। इसके बाद में डॉक्टर लोहिया इस बात के बहुत विरोधी थे कि एक जो स्वतंत्र भारत की पुलिस अपने लोगों पे गोली चलाए। वो कहते थे उसी समय सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन मुलायम सिंह ने अपने ही लोगों पे नहीं, मजदूरों पे गोलियां चलवाई थी डाला सीमेंट फैक्ट्री का। फिर भी उन्हें नहीं लगा कि ये समाजवाद के नाम पे एक छद्म जो है समाजवाद के नाम पे छद्म है जो मुलायम से काम कर रहे हैं, और इससे तो समाजवाद की साख को का वो बट्टा लगता जा रहा है। लेकिन उन्हें लगा कि हम लोग समाजवादी सिद्धांतों की कसौटी पे खड़े नहीं उतर पाए, और ये बीपी सिंह बाहर का आदमी होके आदिया तो इतनी ईर्ष्या के शिकार हो गए और गिरोहबंदी की भावना उन्हें इतनी प्रबल हो गई कि वो समाजवाद को गड्ढे में गिरते हुए गिरने से तो बचाना तो दूर है, उन्होंने और गड्ढे में उसको गिराने का काम कर दिया। और आज जो है जो दुर्दशा हुई, जो पतन हुई है, व्यवहारिक रूप में तो समाजवादी सिद्धांतों का कोई मतलब ही नहीं रह गया है, और इसीलिए ये दक्षिण पंथी पार्टियां हावी हुई है। तो ये होता रहा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो थे ये मोदी जी जो है, मोदी जी ने क्या काम किया कि अब मोदी जी अगर उनको वंशवाद, परिवारवाद राजनीति में इतनी बुराई दिखाई देता था, तो फिर उन्होंने ये क्यों जो है अपने मंत्रिमंडल में क्यों इनका मेला जुटा रखा है वंशवाद के आधार पर। राव इंद्रजीत सिंह भी क्यों है मंत्रिमंडल में, क्योंकि वो जो है वो भी अपने पिता के कारण हैं। और जयंत चौधरी क्यों है, वो भी अपने पिता के कारण है। जितिन प्रसाद क्यों है, वो भी अपने पिता के कारण है। रामनाथ ठाकुर क्यों है, वो भी अपने पिता के कारण है। अनुप्रिया पटेल है, वो भी पिता के कारण है। कीर्तिवर्धन सिंह है, वो भी अपने पिता के कारण है। रवनीत सिंह बट्टू है, वो भी अपने पिता के कारण है। अभी हो सकता है कि हम अच्छी तरीके से उस सूची में से छाट नहीं पाए, अभी कई नामों कुछ और छूट रहे हो। तो पूरा मेला है जो जिन्हें पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से आपको शामिल करना पड़ा। मेनका गांधी चुनाव हार गई, वरना मेनका गांधी को भी अभी आपको हो सकता है, हालांकि पिछली बार शामिल नहीं किया था तो, लेकिन आपने मेनका गांधी को टिकट दिया था तो वो भी क्या थी, वो भी संजय गांधी की पत्नी थी, तभी तो उसी की वजह से तो वो भी जो है उनका भी उदाहरण वंशवाद का उदाहरण बैठता है। तो
ये जो है इनमें राजनीतिक ऊर्जा जाया करना जो एक मुद्दे नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। उसमें राजनीतिक ऊर्जा जाया करने से जो असल मुद्दे हैं, असल मुद्दों से ध्यान भटकता है, असल मुद्दों की तरफ से ध्यान बढ़ता है और देश के लिए असल काम नहीं हो पाता। तो अब जब उन्होंने इतने ज्यादा लोगों को परिवार के आधार पर अपने मंत्रिमंडल में स्थान दिया है, इतनी भरमार कर ली है, तो क्या अब वो प्रायश्चित करेंगे कि और इस बात को जो है जो ये जो है अब एक संकल्प लेंगे कि भविष्य में वो देखेंगे कि जो मुद्दे ठोस है और जो वास्तव में गंभीर मुद्दे और जो जिनके लिए वो हृदय की गहराइयों से जिनके लिए वो प्रतिबद्ध है, और चाहे कितनी बड़ी राजनीतिक जोखिम उठाना पड़े, अगर वो वंशवाद के विरोध में थे तो चाहे सत्ता न मिलती, उनको वंशवाद के आधार पर किसी को मंत्री बनाना ही नहीं चाहिए था। इक्का दुक्का बना लेते हो सत्ता की तो अब बात क्या कि उनको क्षमा भी मिल जाती, लेकिन यहाँ तो पूरा हमने बताया कि पूरी इतनी लंबी भीड़ है यहाँ तो इसलिए उनको जो है उनको ये संकल्प लेना चाहिए कि हम जिनके लिए जिन चीजों के लिए गंभीरता पूर्वक प्रतिबद्ध है और उनको अमल में लाने के लिए कोई भी राजनीतिक जोखिम उठाने को तत्पर रहेंगे, उन्हीं चीजों पर आधार पर अपना लोगों से चर्चा करके जनमत को संगठित करेंगे और सरकार के माध्यम से उन्हीं चीजों को साकार करेंगे। तो देश को एक दिशा मिलेगी, और जब दिशा मिलती है तो चाहे व्यक्ति हो, चाहे देश हो, समाज हो, तभी वो आगे बढ़ पाता है। देखिए योगी जी, मोदी जी कितना जो है कितना उनके ऊपर असर पड़ता है, ये अपनी ही करनी में इस दुर्भाग्य से ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।